हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। भाई देखो, ऐसा है कि फिर सब बात होगी तो शुरुआत में ही सब लोग आजकल मिलते ही कहते हैं अरे बड़ी गर्मी है, बड़ा सब कुछ है और पूछो मत, बुरा हाल है। भाई हर साल गर्मी आती है, उसका स्वागत करिए, अपने थोड़े से खान पान में परिवर्तन कर लीजिए, बस बढ़िया रहेगा सब। और बुआ ये जरूरी है कि सारे मौसम का मजा हम लें। जिस तरह से बहुत तेज ठंड होती है तब कहते हैं भाई ठंड बहुत पड़ रही है, घर से निकलने का मन नहीं करता, कोहरा है, जमीन पे पैर नहीं पड़ते, रजाई से बाहर नहीं आया जाता। और इस समय ऐसा है कि लू की वजह से घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। लेकिन सभी मौसम जरूरी है प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि लू में जाना जब जरूरी हो तभी जाए। भले ही सर्दी में आप निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस समय आप अपनी बहादुरी न दिखाएं। हम लोग बार बार कह रहे हैं घर में रहें, और घर में रहने के लिए जरूरी है कि कुछ अच्छा बनता रहे। तो आज हम व्यंजन बताएंगे कुछ, है ना? तो गर्मी का समय तो कुछ ठंडी चीजें बताएं। अभी देखो बताएंगे तो फिर देखो कैसा लगता है खाने में। और जब बात खाने की चली है तो एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि खाना समय पर खाना जरूरी होता है। बेवक्त खाना यानी कि रात को उठकर खाना, ये हमारी सेहत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा देता है। बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है, और थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। बहुत सारी चीजें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है कि कुछ दवाओं की वजह से भी ऐसा होता है। इंसुलिन है, स्टेरॉइड है, या माइग्रेन की कोई दवा खाता है तो भी ऐसा होता है। कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है। तो ये क्या है रात में खाने की आदत, और क्यों खाते हैं, और क्या खाने से नुकसान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, 163वीं। हमारे बहुत सारे साथियों ने बातें साझा की हैं। एक और खास दिन है आज, विश्व रेड क्रॉस दिवस भी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बातें तो होंगी ही, लेकिन उनके साथ साथ गीत भी हम सुनेंगे। तो शुरुआत गीत से कर देते हैं। जी हाँ। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं।
अपनी आहों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। वो जो इस गीत की पंक्तियां थी, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही होता है ना कि श्रोताओं के प्यार में हम बंधे चले आते हैं, कहाँ जाए उनको छोड़कर। और हर रोज यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक का जब सखी सहेली का समय होता है जी, तो हम दौड़े चले आते हैं स्टूडियो में उनसे बातें करने। क्या बात है, बहुत बढ़िया सी बात है। और ऐसी ही इस पंक्ति से भाई दूसरी बात मुझे लग रही थी कि हम कहेंगे कि प्यार का दामन जो है वो इसी तरह से फैला रहे, और प्यार का दामन फैलाने के लिए, घायलों की सेवा के लिए, और ये मन में जब प्यार होता है तभी इस तरीके की संस्थाएं बनती हैं। यानी रेड क्रॉस जो है वो इसी तरीके से उपजी ये एक संस्था है। 8 मई को हम इसका दिवस मना रहे हैं और मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो दिल में जब तक कि प्यार ना होना तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये होता है निस्वार्थ प्रेम जी, हम कह सकते हैं। और हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इस बारे में लिख रहे हैं कि रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुवेंट ने की थी। उनकी बर्थ एनिवर्सरी 8 मई को रहती है, इसी कारण इसे पूरी दुनिया में रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1948 में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। हेनरी को 1901 में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। और यही बात हमारे एक नहीं बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। मिलती जुलती कुछ शब्द इधर उधर हैं, बस जानकारी लगभग ऐसी ही है। भाई जानकारी तो जानकारी होगी क्योंकि प्रामाणिक है। इन्होंने लिखा है रेड क्रॉस एक संस्था है जो घायलों की सेवा में तत्पर है। इसके साथ ही इस संस्था के संचालक का जन्मदिन भी आज ही है, इसलिए आज का दिवस इनके लिए है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ऋषि मुनि ऐसे ही गुणों से युक्त लोक कल्याण करने वाले हुआ करते थे। सो आज उसी सेवा भाव प्रदान करने वाले संस्था का वैश्विक दिवस है। अवश्य ही इसकी हर साल की कोई जरूर थीम रही होगी, ऐसा ये लिख रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारे साथियों ने वो भी हमें लिखकर भेजा, हम जरूर आपको बताएंगे। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य सिद्धांत है मानवता। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा करना, हर इंसान के लिए सम्मान सुनिश्चित करना है। ये सभी लोगों के बीच आपसी समझ, मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देता है। जी, इन्होंने ये लिखा है, हमारे साथी लिख रहे हैं कि लोगों को उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता की भावना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। रेड क्रॉस के मानवीय प्रयासों के केंद्र में ये लक्ष्य है। खास अवसर रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के बेहद मानवीय मूल्यों और गतिविधियों को सामने लाने के लिए काम करता है। रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्षों और बाकी संकटों से प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस की खास थीम होती है। इस दिन किसी को शांति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इस बार की थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। यानी मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वो एक इनाम है, पुरस्कार है। तो भाई एक बात और ये इससे समझ में आती है कि जो भी दिया जाए वो खुशी के साथ दिया जाए, और जब निस्वार्थ भाव होगा ना हमारा, तभी ये खुशी हो पाएगी। नहीं तो कहीं कहीं स्वार्थ छुपा है तो कहीं एक हल्की सी कसक रह जाएगी कि ये पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम कर तो रहे हैं जी। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं उन्होंने हेनरी डुवेंट के बारे में लिखा है कि उनके जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। तो इसी में एक इतिहास छुपा हुआ है बुआ। स्विट्जरलैंड के कारोबारी जीन हेनरी डुवेंट ने 1859 में इटली में सेल्फेरिनो में एक युद्ध देखा था जिसमें बड़ी तादाद में बहुत सारे सैनिक मारे गए और बहुत सारे सैनिक घायल भी हुए थे। किसी भी सेना के पास घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए कोई भी क्लिनिकल सेटिंग ही नहीं थी उस समय। और हेनरी डुवेंट ने वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बनाया जिसमें घायल जवानों तक भोजन और पानी पहुंचाया गया। और इतना ही नहीं, जो ग्रुप उनका इलाज कर रहा था उनके परिजनों को चिट्ठियां भी उन्होंने लिखी, ताकि जो लोग चिंतित हैं, जिनकी संवेदनाएं उनसे जुड़ी हैं, कोई रिश्ता है, उन्हें इसका जो है वो भी पता चलता रहे कि क्या इस समय वो कर रहे हैं, क्या स्थिति है। और धीरे धीरे इस घटना के 3 साल बाद हेनरी ने अपने अनुभव को एक किताब में अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो की शक्ल में सारी चीज़ों को प्रकाशित कराया और एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना का सुझाव दिया। ऐसी सोसाइटी जो युद्ध में घायलों का इलाज कर सके, किसी भी देश की नागरिकता के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर।
काम करे। मतलब इंसान इंसान है, घायल जो है उसको सेवा मिलनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। किस देश का है, दुश्मन देश का है, अपने देश का है, किस देश का है, ये बगैर सोचे हुए, बहुत बड़ी बात है। जो सुझाव उन्होंने दिया था इस पर अगले ही साल अमल किया गया। जिनेवा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने फरवरी 1863 में एक कमेटी का गठन किया, जिसकी सलाह पर अक्टूबर 1863 में एक विश्व सम्मेलन किया गया। इसमें 16 राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें कई प्रस्तावों और सिद्धांतों को अपनाया गया। इसके बाद 1876 में कमेटी ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इस नाम को अपनाया। तो भाई एक रिसेंट सोसाइटी की भी बात हमारे साथी कर चुके हैं और मुख्यालय भी है जेनेवा में। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहना यही है कि जो लोग इस तरीके की सेवा करते हैं उनको सलाम है और उन्हें हम ढेर सारी बधाई देते हैं। और इसके संग संग अपने अपने स्तर पर हम सबको मानवता के लिए सेवा करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। हम आसपास देखें, और रेड क्रॉस सोसाइटी जो खास तौर से रक्तदान पर ज्यादा जोर देती है, जो कि आमतौर पर बिना संकट के समय में भी ये कार्य चलता रहता है उनका। बिल्कुल, क्योंकि कई बार सिर्फ इस की वजह से ही बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है कि उन्हें समय पर उनका जो ब्लड ग्रुप है वो मिल नहीं पाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप मैच हो तभी आपको देना है। आप जो एक ब्लड बैंक है वहाँ जाकर भी दान कर सकते हैं, तो ज़रूरत के समय जो भी बीमार व्यक्ति है उसके लिए वो काम आ सकता है। एक और संदेश बुआ हमें मिला है, सुनने वाले ने लिखा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाओं से हुई। उस दौरान रेड क्रॉस ने शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1934 में टोक्यो में 51वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस ट्रूस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संघर्षों के दौरान घायल सैनिकों की सुरक्षा के सिद्धांतों को सामने रखा गया था। तो भाई ये तो हो गई कि हम दूसरों की सेवा करें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। और हम लोग गीत सुनने वाले हैं क्योंकि ये भी बहुत राहत देता है। जी बुआ।
परछाइयाँ पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बड़ा सुंदर गीत था। बहुत प्यारा ये गीत, और हमारे साथी भी जाहिर है ज़रूर खुश हो रहे होंगे। और गीत संगीत की जब बात आती है तो रविंद्र संगीत जो है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और बहुत अनूठा है कि नहीं? और सिर्फ संगीत ही नहीं, जी। उनकी लिखी जो भी रचनाएं हैं वो आज तक यादगार हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी रचना जिसे हम कह सकते हैं कि जनगण मन, हमारा हाँ, राष्ट्रगान, जी। उसके रचयिता रविंद्र टैगोर ही थे, जिनकी आज जयंती हम मना रहे हैं। अगर तिथि के अनुसार बुआ बात करें तो वैशाख अमावस्या का दिन होता है, और तारीख यानी 7 मई 1861 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही बड़े तेज बुद्धि के थे और देश विदेश के साहित्य, दर्शन, संस्कृति को अपने अंदर उन्होंने समा लिया था पूरा, क्योंकि ये चीज होती है ना कि आप में बचपन से वो रुचि होती है, और जी। मानवता को तो विशेष महत्व दिया करते थे, और ये सारी झलक उनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें हमें दिखाई देती है। जी हाँ, साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अनूठी प्रतिभा का परिचय हमें देखने को मिलता है। और साहित्य के क्षेत्र में योगदान तो उनका हम सब देखते ही हैं। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये मिला सम्मान। तो ऐसे थे बहुआयामी प्रतिभा के धनी। हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की 153वीं जयंती पर शत शत नमन। तो भाई उन्होंने लिखा था, यदि तोर डाक सुने केऊ ना आसे तबे एकला चलो रे। यदि आपकी पुकार सुनने वाला कोई ना आए तो अकेले चले जाना। तो एकला चलो तो बहुत प्यारी सी इनकी जो पंक्तियां हैं, हम सब ऐसे भी कोई काम करना होता हो, लगता कोई साथ नहीं चल रहा है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल मंत्र की तरह काम करता, कहते हैं एकला चलो रे, एकला चलो रे। और ये वाकई हर समय हमारी जिंदगी में ये काम आता है, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। ये वहाँ का देशभक्ति गीत है बंगाल का, और जिसे 1905 में रविंद्रनाथ जी ने लिखा था। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले वो युग दृष्टा भी कहे जाते हैं। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक बुआ उपन्यास भी लिखे, और इन रचनाओं में चोखेर बाली, घरे बाहिरे, गोरा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अगर हम वो लिस्ट यहाँ पढ़ने बैठेंगे या बताने बैठेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो प्रमुख नाम जो भी याद आए वो बता दिए। और इनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभर कर सामने आता है। लेखनी की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे एक साथी ने बाकी सब चीजें लिखते हुए लिखा है कि अद्भुत शिक्षक, कहानीकार, संगीतकार, चित्रकार, नाटककार, गायक, दार्शनिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। एशिया का पहला नोबेल जीतने वाले रॉयट्स के संवाददाता ने इंग्लैंड से फोन करके गुरुदेव से पूछा, आपको आपकी कविता के लिए नोबेल मिला है, आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं? तो गुरुदेव ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं लिखता, मेरे हृदय में एक विरहिणी स्त्री रहती है, वो रो देती है और मैं उसका दुख कागज पर उकेर देता हूँ। माँ भारती के शिखर पुत्रों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर की धमनियों में संवेदना, राष्ट्र प्रेम, रचनात्मकता, नैतिकता और प्रगतिशीलता एक साथ बहती थी। ये इन्होंने लिखा है और सादर प्रणाम लिखा है। जो गुरुदेव के बारे में अभी आप पढ़ रहे थे बुआ कमेंट में, वो शब्द भी ऐसे हैं, लगता है कि किसी कोई कविता में पिरोए गए मोतियों जैसे वो शब्द हैं। बिल्कुल। और उन दुनिया की तमाम भाषाओं में आज भी उनकी रचनाओं को पसंद किया जाता है, और उनकी जो कई कृतियां हैं अंग्रेजी में भी उनका अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी अनुवाद के बाद पूरा विश्व उनकी प्रतिभा से परिचित हुआ। रविंद्रनाथ जी के लिखे नाटक अनोखे थे और सांकेतिक हैं। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले रविंद्रनाथ जी ने पहली बार 8 साल की जब वो छोटी सी उम्र थी उसमें ही कविता लिखी थी, और 16 साल की उम्र में लघु कथा उनकी प्रकाशित हुई थी। तो भाई इसीलिए तो ऐसे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाओं को 2 देशों में अपना राष्ट्रगान बनाया, अमार सोनार बांग्ला, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और अपना तो जानते ही हैं हम सब। और
रविन्द्रनाथ की रचनाओं में मानव और ईश्वर के बीच का जो स्थायी संपर्क है कई रूपों में उभरता है। इसके अलावा उन्हें बचपन से ही प्रकृति के साथ काफी सानिध्य जो पसंद था। रविन्द्रनाथ जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में अध्ययन कराया जाए और इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। और शांति निकेतन एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है कहना चाहिए, इतनी ऊर्जावान है, वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा है कि वहाँ से बहुत बड़े मूर्धन्य लोग निकले हैं पढ़कर और बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम शांति निकेतन में पढ़े हैं। यह सिर्फ जैसे लगता है ना कि एक स्थान ऐसा होता है जहां पर आप सिर्फ जिसका आप दर्शन भर कर लें जी। तो उसकी मिट्टी को आप देख भर लें तो जैसे कि आपको कुछ नई ऊर्जा मिल जाती है, ऐसी जगह है शांति निकेतन। और 2000 से भी अधिक गीतों की उन्होंने रचना की थी। रविंद्र संगीत जो उन्होंने रचा वो बंगला संगीत का, बंगाल का एक अभिन्न अंग बन गया और बाद के दिनों में उनके चित्र भी बनने लगे थे। तो भाई इस तरीके से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और इसी तरीके से मतलब एक जो मानवता की बात है वो हम सब अपने अंदर कैसे उपजा सकते हैं, ये इस बात का द्योतक है और हम इससे प्रेरणा ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। और एकला चलो की आपने बात की तो क्यों ना उनका वही गीत सुनते। क्या बात है। শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जब काली घटा छाए ओरे हो रे हो अंधेरा सच को निगल जाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए,
जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तू शोला बन जा, वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे। একলা জলরে जो खुद जल के जहां रोशन कर दे, একলা জলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা भाई बड़ी ये जो विषय हमारा अगली बार मतलब जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अभी व्यंजन नहीं बताएंगे। अब तुम ऐसे मत सोचना कि पहले हम कुछ खाने पीने की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ना कि रात में खाने की आदत बड़ी मिली जुली, खाने की लेकिन रात में खाने की और बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। कोई स्वास्थ्य का बहाना ले रहा है, कह रहे हैं मेरी माता जी पहले जब स्वस्थ थे तब समय भोजन करते थे, अब दिन के समय नींद नहीं आती, इसलिए रात को खाने की आदत पड़ गई। आज भी जो हूँ मेरी माँ की शिक्षा से हूँ, माँ ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो भाई ऐसा भी होता है, उम्र की वजह से भी ऐसी बातें आती हैं। अब ये लिख रहे हैं कि यूं तो रात में खाने की आदत नहीं है, लेकिन जिस दिन घर में तिलकुट या पेड़ा बनता है, उस दिन मेरे लिए दिन और रात दोनों बराबर। क्या बात है। और इसी तरह से एक संदेश ऐसा भी है कि मेरे परिवार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें रात में उठकर खाना खाने की आदत है। भाई बच्चे होंगे तो उनके लिए फिर दिन रात बराबर है। जैसे कि इन्होंने कहा कि पेड़ा बन जाए या कुछ और बन जाए तो फिर दिन रात बराबर हो जाता है, तिलकुट बन जाए तो ऐसे ही बच्चों के लिए तो दिन रात सब बराबर है, उन्हें क्या करना। और ये लिख रहे हैं मेरे परिवार में ऐसे बहुत बच्चे हैं, और बच्चे जब रहते हैं तो यही होता है कि नहीं। और बुआ अभी समय हो चला है अंतराल का। जी विविध भारती पर कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं। जी हाँ, लेकिन खाने की बात करने के लिए, खाने के लिए नहीं। और रात के समय सो जाना, नींद आना, ये सबसे सामान्य व्यवहार है। लेकिन जो असामान्य व्यवहार होते हैं बुआ, कई लोगों को रात में चलने की आदत होती है, कुछ लोगों को रात में बड़बड़ाने की आदत होती है, और एक आदत जो है रात में खाना खाने की। देखो ये जो बड़बड़ाने वाली बात है और जो चलने वाली बात है, उस समय जो व्यक्ति करता है वो नींद में रहता है। लेकिन खाने वाली तो बिल्कुल जग के उठ के बाकायदा हाथ मुंह धो के, हाँ ब्रश वश तो नहीं करते हैं, उठे और बस खा लिया, सीधे रसोई घर में गए। और कुछ लोग तो अपने पलंग के पास ही रख लेते हैं कि ज्यादा दूर जाना ना पड़े। कभी कभी सूखे मेवे हैं या कुछ भी रख लेते हैं। और कुछ लोग भैया चलते हैं, टहल के जाते हैं, चाय बनाते हैं, पी लेते हैं, मजे से नमकीन लिया, बैठ गए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई घर वाले नजर रखे होते हैं, मना करते हैं कि रात को उठ के खाने की आदत है, नुकसान करती है, क्योंकि आदत तो उठना नहीं, तो वो बत्ती भी चालू नहीं करेंगे, चुपके से उठकर जाएंगे रसोई में, बिल्कुल अंधेरे में ही गुपचुप खाना कुछ खाते रहेंगे। और जब कुछ हलचल होती है, कुछ आवाज से अगर किसी आंख खुली तो वैसे चौंक जाते हैं। नहीं तब तो कहते हैं पानी पीने आए थे। तरीके बहुत सारे हैं।
क्योंकि देखो हमारे साथी लिख रहे हैं, सुना था रात सोने के लिए होती है, अब समय बदल गया। एक बार देर रात बाहर से आने के बाद खाना खाया तो एसिडिटी ने परेशान किया, वो दिन है और आज का दिन, कभी देर रात में खाया नहीं। बिल्कुल सही बात है। देर रात में अगर आप खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी, क्योंकि उस समय जो समय होता है वो होता है हमारे अंग बहुत सारे काम करते हैं, बॉडी जी। हमारा हीलिंग कर रहा होता है अपने आप को, और उन जो तंत्र है हमारे अंदर का, जो तंत्र है विज्ञान जो बताता है, अगर पाचन आप उन्हें तंत्र है दूसरा पूरा, काम वो- दे देंगे जी। तो वो अपना काम जो हीलिंग करने का है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का जो समय होता है, जी तो वो अपना काम छोड़ के ये करेंगे तो एसिडिटी होनी ही है। बिल्कुल जाहिर है। और पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, तो बहुत सारे जूसेस निकलते हैं, अपनी वो जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो जाहिर है कि तुमने जैसे कहा कि उन्हें पूरा समय देना होगा, जब छुट्टी ही नहीं देंगे तो वो कैसे वो सब चीज ठीक करेंगे, साइकिल उनका जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो पूरा चक्र जो है वो ठीक से होना चाहिए, इसलिए सोना जरूरी है, सोते समय ये खाना वाना सही नहीं है। और बुआ एक खास बात कि हाँ। दिन के समय जब हम भोजन करते हैं तो वो बड़ा संतुलित आहार होता है, जिसमें जी। रोटी सब्जी दाल चावल सभी चीजें होती हैं, लेकिन रात के समय जो खाना खाते हैं वो कभी भी रोटी सब्जी दाल चावल जैसी चीजें नहीं होती, वो सारी ऊट पटांग चीजें ही होती हैं, जैसे भी तिलकुट बना है हाँ, तो वो रोटी सब्जी नहीं, वो तिलकुट तो फिर खाना। भी ठीक है, लेकिन वो जो नमकीन के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, वो जो खाए जाते हैं वो ही सबसे आसान होता है। और तिलकुट तो चलो ठीक है, हर समय तो होता नहीं है, गर्मी के मौसम में तिलकुट आप नहीं खाएंगे, और दाल चावल रोटी सब्जी सब हो भी ना तो रात में वो मन नहीं करता है खाने का। और है ना? आज की जो हमारे युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं जो देर रात तक जाकर पढ़ाई करते हैं या मोबाइल पर, तो देखो हमारे साथी ने लिखा है ना कि लिखे मेरे रहते बेटे हैं। को रात में उठकर खाने की बहुत आदत है, मना करते हैं हम पर, तो वे जाग कर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भूख लग जाती है। ठीक है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो जाहिर है कि देखो इन्होंने लिखा ना जाग के पढ़ते हैं तो करना पड़ता है। और ऐसे में उन्हें लगा कि घर पे कुछ उपलब्ध नहीं है या जो घर पर खाना मौजूद है वो रोटी सब्जी ही होगी, जी, उन्हें वो जी। नहीं खाना है, तो आजकल ऑनलाइन खाने की जो व्यवस्था हो गई है, तो बस मोबाइल हाथ में है, ऑर्डर किया और वो 24 घंटे आजकल सर्विस देने लगे हैं। तो होता ये है कि रात के चाहे 2 बजे हैं, रात के 4 बजे हैं, आपके पास वो खाना आ जाता है, और वो कोई हेल्दी फूड नहीं होता है, वो होता है पास्ता होता है, पिज्जा होता है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सेहत को फायदा तो नहीं पहुंचाएगी। नुकसान मैदे वाली जरूर। चीजें होती हैं, बन उसमें होते हैं, पाव होते हैं, वो सभी चीजें जो नुकसान फर्मेंटेड फूड। पहुंचाते हाँ हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे सॉस होते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे मौसम के अनुरूप नहीं है, लेकिन हम उसको खा रहे होते हैं। कुछ कुछ पके हुए नहीं होते हैं, कच्ची चीजें खाते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा हम सलाद खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितने घंटे पहले से कटा हुआ था, फ्रिज में रखा था। तो वो भी अगर आपको जो लग रहा है कि बड़ा स्वास्थ्यप्रद है, वो भी स्वास्थ्यवर्धक होता नहीं है। तो आप कुल मिलाकर यही हम लोगों का कहने का मतलब है कि कुछ अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। वैसे तो कुछ चीजें हैं जैसे हमारे साथियों ने लिखा है ना कि दवाओं और इन सब के कारण भी होता है। एक संदेश है कि कुछ दवाओं को लेने के कारण भी रात को खाने का मन करता है या क्रेविंग हो सकती है। कुछ खास दवाएं जैसे माइग्रेन की दवा है या इंसुलिन है, ऐसी चीजें लेने से बॉडी में बदलाव होते हैं जिनके चलते रात में खाने का मन करता है। ऐसे ही साथी लिख रहे हैं कि रात को उठकर खाना ये काम छोटे में किया है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे रात को परीक्षा के समय जागने के लिए कुछ हल्का फुल्का खाते थे जिससे नींद ना आए, पर अब ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बल्कि एक बार खाना खा लिया तो फिर बाद में कुछ नहीं खा पाते। तो ये तो अच्छी बात है कि खा नहीं पाते, लेकिन अगर खा पाते तो खाते जरूर है, ऐसा लगा। लेकिन हम गीत सुनवा सकते हैं, इसलिए हम सुनवाएंगे जरूर आपको। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन। जिया धीर धरन नहीं पाए, प्रेम
जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। तो भाई देखो, ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं जो बिल्कुल सहज सी हैं, बिल्कुल घर के परिवार के लोग जैसे बात करें ऐसे हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। बड़ा प्यारा सा ये संदेश है। बुआ जी, रात में उठकर खाने की आदत तो नहीं है, लेकिन कई बार देर रात को फ्रिज से पानी लेते हुए कभी कोई बढ़िया सी मिठाई दिख जाती है तो उसमें 1-2 पीस उठा के खा लेता हूँ। तो भाई इससे बचना है तो आप अपना जो पानी है वो फ्रिज से लेकर ना पिए, सिरहाने रखकर सोइए, ताकि फ्रिज तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना चीजें आप देखेंगे ना आपका मन ललचाएगा। अच्छा, एक बात तो है, जब हम लोग बार बार कहते हैं फ्रिज का पानी ना पियो, तो ये रात में क्यों पीते हैं फ्रिज का पानी? भाई कृपया करके आप उसको छोड़िए, बल्कि घड़े में पानी रखिए और उसमें से पीजिए, तो कोई मिठाई विठाई नहीं दिखेगी। बिल्कुल सही बात है। और एक संदेश है बुआ, कहा जाता है कि रात को भोजन जल्दी कर लेना चाहिए जी। खाने सोने में कुछ गैप होना चाहिए, मगर जब जल्दी खा लेते हैं तो रात को 11 बजे 12 बजे फिर से खाने का मन करता है। इसके लिए क्या किया जाए? फिर उठकर बिस्किट और ऐसी कोई चीजें खा लेते हैं। आजकल डायबिटिक मरीजों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। फास्टिंग ब्लड शुगर नापने के लिए कम से कम 10 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर बीच में कुछ खा लेते हैं तो रीडिंग ठीक नहीं आती है। 9 बजे तक तो ठीक है, एक बार खा लेना चाहिए जिससे रात को कुछ खाने की जरूरत ही ना हो। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी में टाइम बड़े बेतुके होते हैं, जिसकी वजह से ठीक समय पर भोजन नहीं हो पाता है और जो टाइम बेटाइम ही खाना पड़ता है। लेकिन जैसे कि इन्होंने लिखा है ना कि फिर से मन करता है 11-12 बजे, ये सिर्फ मन का एक तरह से कहना चाहिए वहम है, ये भूख नहीं होती है। 9 बजे नहीं, बल्कि अगर आप 7 बजे भी खा लेते हैं तो अगर आप एक प्रण कर लें कि नहीं हमने खाना खा लिया है तो आपको नहीं भूख लगेगी। बल्कि इसके लिए एक और अच्छा उपाय है कि आप ब्रश कर लीजिए, कि सोने का समय होने के पहले जैसे ब्रश करते हैं तो आप 10 बजे ही कर लीजिए, भले ही आप 11 बजे सोएं, लेकिन 9 बजे अगर आप कर लेंगे तो अब आपको लगेगा कि नहीं भाई अब मुंह में कुछ नहीं जाना है, अब हमने ब्रश कर लिया, दोबारा फिर से ब्रश करना पड़ेगा, तो बड़ी आलस आएगा आपको खुद ही। तो सबसे अच्छा है कि आप उससे छुट्टी पा जाएंगे, तो फिर रहिए आराम से। और हमारे जो सुनने वाले हैं इस रात को खाने को लेके उन्हें अपने अपने किस्से याद आ रहे हैं। तो एक किस्सा किसी ने ऐसे ही हमसे साझा किया है जी। रात के खाने से एक किस्सा याद आया जो 2 दिन पहले का ही है। मेरे घर पर एक सेविका आती है, उसने एक दिन रात को उठकर टेस्टी मूंगफली खा ली जो मूंगफली के दाने से बनी होती है जी। दूसरे दिन सुबह से ही उसका पेट खराब हो गया, उसे दस्त होने लग गए। आई जब वो मैंने पूछा, उसके हाल तो ज्यादा ठीक नहीं थे। फिर उसको दवाई के साथ मैंने बेल का शरबत भी पीने को दिया। बेल का शरबत गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है, पानी में पेट को काफी ठंडक देता है और टेस्टी खाना उनको बड़ा भारी पड़ गया। भाई एक तो मूंगफली की तासीर वैसे ही गर्म है और आपने उसको बेवक्त खाया तो नुकसान देना। जी हाँ, और इसमें बेसन लिपटा होता है, तली हुई होती है, तो करेला उस पर नीम चढ़ जाता है, एक तरीके से वही चीज़ है। और फिर रात में खाना किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही हमारे साथी साझा कर रहे हैं कि परिचित की एक लड़की कुछ कोर्स की तैयारी करने के लिए आई थी। हमेशा मैं देखती थी बीच रात में कुछ खाती थी। मैंने एक दिन पूछा तो बोली कि मुझे आदत है, जब तक नहीं खाऊंगी मुझे नींद नहीं आएगी। ड्राई फ्रूट्स, कुछ लिक्विड, बिस्किट, नमकीन खाती थी। अभी हाल में उसकी शादी हो गई, वो कनाडा में है। मैंने उससे पूछा कि तुम अभी भी रात में खाती हो? बोली कि नहीं आंटी, वो छूट गया, कुछ मेडिकल इलाज चला उसका। तो भाई कुछ ऐसा भी है। एक तो एक मनोवैज्ञानिक भी है, जैसा हमने कहा ना कि आप मन में ठान लें कि आपको अब नहीं खाना है, अब हो गया आपको भूख नहीं लग रही है। 1-2 बार अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आप 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। वैसे तो रात में पानी भी नहीं बहुत पीना चाहिए, लेकिन 1-2 घूंट आप पी लीजिए और आप सोच लें कि आपका पेट भरा हुआ है। और कभी कभी प्यास लगती है तो भी हमें लगता है कि भूख लग रही है, तो पानी पीकर देखिए, तो देखिएगा कि आपको महसूस होगा कि नहीं अब आपको नहीं लग रही है भूख। वो जैसे 24 घंटे की एक घड़ी होती है, हमारे शरीर की भी एक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। उसके समय को अगर हम संतुलन उसका बिगाड़ देंगे तो उसका सीधा असर हमारी सेहत पर आएगा। और ये एसिडिटी होना या दस्त हो जाना, अपचन होना, उल्टियां हो जाना, और अभी तो गर्मियों का समय है तो ये सब चीजें हमें देने पड़ने वाली नौबत ना आए, इसके लिए ध्यान रखना। ये बात तो है, गर्मी में तो बहुत ही घातक है। हमारे साथी ये लिख रहे हैं, किए गए भोजन के 2 घंटे में हजम हो जाता है, उसके बाद पेट में सब कुछ ठीक करने में लग जाता है। और 10 घंटे की फास्टिंग से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो समझ लीजिए कि फास्टिंग कितनी ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप 10 घंटे जो है अपना पेट खाली रखें, उसे अपना काम करने दें। बिल्कुल, हमारी आंतों में जो भोजन है उसे पचने के लिए जितना समय ज़रूरी है वो नहीं देंगे
तो वो जो पहले का भोजन है हमने और डाल दिया, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जी। और बहुत देर हम बात करेंगे तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी ऐसा ना बुआ। नहीं, गीत अपने आप आ जाएगा, देखना।
और हमारा हो रहा है मिलन। ये जो बहुत सारे संदेश हैं इनके साथ में। पिछले जी। बुधवार को हमने जब व्यंजन बताया तब बुआ ने बड़ा ही स्वादिष्ट कटहल का अचार बताया था, और आज हमारे पास आए हैं कटहल के कोफ्ते या बड़े, इन्होंने लिखा बड़ा या कटहल का हाँ, तो कोफ्ता। इसे बनाने के लिए उबले हुए कटहल को, आलू को मैश कर लीजिए। उसमें भुना हुआ बेसन, चावल का आटा और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, आमचूर पाउडर, हींग, नमक, अजवाइन, बारीक कटे हुए प्याज, धनिया पत्ता, ये सब डाल दें। जी। और बड़ी ही जो चीजें डाली है ना, ये सब स्वाद को बढ़ाने वाली हैं। जैसे जो बेसन के साथ जब चावल का आटा मिलाया जाएगा तो जो हाँ। भुरभुरापन है, कुरकुरापन है, बहुत आता है, वो बढ़ जाता है। और जबरदस्त। इसमें अजवाइन है जो आपके पाचन को बढ़ाएगी, तो बड़ा ही अच्छा है। बाकी जो ये प्याज, क्योंकि उन्होंने मात्रा नहीं लिखी है, तो जो हमारी सखियां हैं, सहेलियां हैं जो किचन में बड़ी एक्सपर्ट हैं, उनके हाथ में चलेंगे कि वो अंदाजे से सब डाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद में आप डीप फ्राई कर लें, या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल नहीं तलना है तो। सूखा बड़ा खाना है तो इन्हें थोड़ा सा कुरकुरा सेक लें, और इनकी अगर सब्जी बनानी है तो फिर इनको शैलो फ्राई कर लें। फिर प्याज, अदरक, लहसुन का एक बेसिक मसालों का पेस्ट बनाकर, ग्रेवी बनाकर इन कोफ्तों को डाल दें, और प्लेन चावल के साथ ही ये बड़े लजीज लगते हैं। तो ये एक ही में कहते हैं कि दो तरह की रेसिपी हो गई। अगर आपने खस्ता और कुरकुरे सेक दिए तो ये एक स्नैक्स की तरह आप इन्हें खा सकते हैं, चाय के संग नरम सेकेंगे तो सब्जी बना लीजिए इनकी। नहीं, कुरकुरा भी होगा तो भी अगर आप ग्रेवी में डालेंगे तो जाहिर है कि वो मुलायम हो जाएगा और बड़ा स्वादिष्ट होगा। केरी का मुरब्बा हमारे साथी लिख रहे हैं कि 250 ग्राम केरी यानी कच्चा आम छीलकर खिस लें, यानी कद्दूकस कर लें, और 150 ग्राम शक्कर डालकर रख दीजिए इसको। 10 मिनट के बाद, मतलब रख के छोड़ देना है, और इसके बाद 10 मिनट के बाद गैस पर मध्यम आंच पर स्टील के मोटे पेंदे की जो भगोनी होगी उसमें चलाते रहिए और चढ़ा दीजिए। मतलब मोटा होना चाहिए क्योंकि जलने का डर रहता है, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है और वरना लग जाएगी। एक तार की चाशनी बनने पर उतार लें। अगर छुंदा बनाना हो तो स्वाद के अनुसार नमक, मिर्च, हींग डालकर रखें। ठंडा होने पर बरनी में भर लें, और नमकीन पराठे के साथ, सादे पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। ये इन्होंने लिखकर भेजा है। तो छुंदा जिसमें कि भाई मसाला आदि डाला जाता है, तो नमक और मिर्च डाल सकते हैं आप, नहीं तो आप इसको सिर्फ मीठा रहने दीजिए। मीठा भी अच्छा लगता है, जैम की तरह भी आप प्रयोग में ला सकते हैं इसको। और इसे कटहल के कोफ्ते के साथ भी खाया जा सकता है। जब कई बार घर में धनिये की चटनी, पुदीने की चटनी है, लेकिन कोई मीठी चटनी मौजूद ना हो, तो खट्टी मीठी चटनी के तौर पर भी जी इसका प्रयोग करते हैं। इसका बड़ा अच्छा प्रयोग हो सकता है। एक और बड़ी अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है हमारे एक सुनने वाले से, और ये है पालक पोहा आलू के कटलेट। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें 2 कप पोहा, 2 उबले बड़े आलू, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच अदरक का क्रश किया हुआ अदरक चाहिए, 1 चम्मच नमक, या फिर स्वाद के अनुसार आप नमक ले लीजिए। 1 बड़े कप पालक की बारीक, 1 कप पालक, बड़ा कप पालक चाहिए बारीक कटा हुआ। जी। 1 छोटा चम्मच हल्दी, और तलने के लिए जरूरत के हिसाब से तेल लेना है। और इन्होंने लिखा है कि चाहे तो इसमें बारीक प्याज भी आप काट कर डाल सकते हैं, लेकिन नहीं खाते हैं तो प्याज को रहने दीजिए। इसमें थोड़े से अजवाइन डाल दीजिए, थोड़े से तिल डाल दीजिए जो स्वाद को बढ़ा देंगे। और फिर इसको बनाने के लिए इन्होंने लिखा है सौंफ भी डाल सकते हैं आप। इसे बनाने के लिए पोहे को 2 बार धो लीजिए, इसमें हल्का सा पानी रहने दीजिए ताकि वो फूल जाएगा, नरम हो जाएगा। आलू को भी अच्छी तरह से मैश कर लें। ऊपर लिखी हुई सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला दीजिए और मनचाहा आकार देकर मीडियम आंच पर इन्हें तल लें। टमाटर की चटनी या फिर सॉस के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। क्या बात है। और ये भी रेसिपी ऐसी है कि आप इनको तलना न चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तवे पर भी आप सेक सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और थोड़ा सा तेल ज्यादा लगेगा, लेकिन आप इसको तवे पर सेक भी सकते हैं। फिलहाल एक गीत सुनते हैं, फिर और बताएंगे व्यंजन। जी बुआ। का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। अच्छा जी। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई।
गया लेट गया राह में। ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में, ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में, रस्ते का पत्थर हटाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, वो जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। बीच बाजार में भी गले पड़ा जाए है, थोड़ा बेकार में दीवाना बना जाए है। बीच बाजार में भी गले पड़ा जाए है, थोड़ा बेकार में दीवाना बना जाए है। मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है, मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है, लैला को मजनू बनाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। फिर एक बार गोरी देख जरा फिर के, नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के। फिर एक बार गोरी देख जरा फिर के, नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के। थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से, थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से, छकड़े को मोटर बनाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। हाय उलझे से बाल वाला लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। तो भाई हम लोग व्यंजन की बात कर रहे थे। तो आजकल भाई आइसक्रीम घर में अगर बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ी सी अलग तरीके की होगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए दूध पहले उबाल लें, करीब 2 गिलास रहेगा तो अच्छा है, या आधा लीटर कह सकते हैं आप। और इसको उबाल लीजिए। फिर वही है कि थोड़े मोटी तली का भगोना हो या कढ़ाई में भी उबाल ताकि वो सकते हैं, नीचे ना ताकि लगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध। थोड़ी देर जब उबल जाएगा 7 से 10 मिनट तक उसको उबलने दीजिए, चलाते रहें, बीच में नीचे लगे नहीं। उसके बाद शक्कर डाल लीजिए अपने हिसाब से, आधा कप भी डाल सकते हैं, और अगर कम खाना है तो कम डालिए। और हम तो लेकिन कोशिश ये आइसक्रीम करते में हैं तो थोड़ी सी जब ज्यादा शक्कर होती है इसीलिए ना, तो तभी आधी है, कप मैंने हाँ, कहा। हाँ। और वैसे भाई हम तो ये करते हैं कि आप शक्कर भी डाल लीजिए, थोड़ा सा खजूर भी अगर पीस के डाल लेंगे तो उसका जो है मिठास भी खुशबू आएगी भी आ और जाएगा। स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आप कर लें, उसका तो उसको उबलते रहने दें। और उसके बाद आप जैसे कि कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा ले लें, या कॉर्नफ्लोर पाउडर ले लीजिए। कस्टर्ड पाउडर अगर आपको लेना है तो ऑरेंज फ्लेवर का ले, यानी संतरे के फ्लेवर वाला लीजिएगा। और 1 चम्मच जो है वो ठंडे दूध में उसको किनारे रख लीजिए, और जब ये उबलने लगे अच्छी तरीके से, शक्कर पड़ जाए, तो ये कस्टर्ड पाउडर डाल लीजिए। और उसके बाद उसको ज़रूर चलाते रहें, धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा अच्छा खासा। तो इसको आप किनारे रख लीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और अच्छे से चलाते रहें ताकि उसमें कुछ भी मलाई जो जम जाती है ना, फापी, वो नहीं जमे। और इसके बाद क्या करना है कि आजकल छोटे छोटे संतरे आ रहे हैं, तो संतरों को ले लीजिए, 2 या 3 आप जैसा आप चाहते हैं वैसा छील लीजिए। छोटे वाले संतरे लेकिन होने चाहिए। और इसके लिए आप पानी वाली जो बोतल आती है प्लास्टिक वाली, वो एक ले लीजिए, जो पुरानी है, जिनको आप फेंक सकते हैं, उनको ले लीजिए। उनका ढक्कन बंद कर लीजिए। एक बोतल चाहिए बस आपको। ढक्कन बंद करके उल्टा कर दीजिए, यानी ढक्कन नीचे रहेगा। हाँ। वो लीक नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। और ऊपर से उसका जो तली है वो काट दीजिए। हाँ। अब क्या करना है इसमें आपको, ये आपने जो दूध बनाया है वो उससे पहले आप संतरा छीला जो है हमने, चाहे तो बीच बीच में से काट दीजिए। भाई हम तो बीच में से काट देते हैं ताकि उसकी बीज आसानी से निकल जाए। नहीं तो आप पूरा पूरा संतरा डाल दीजिए। 3 संतरे तो आ जाएंगे लगभग, अगर बड़ी वाली बोतल है तो 500 ml वाली। तो उसके बाद इसमें दूध ये भर दीजिए, ठीक है। और भर के वैसे ही, लेकिन अब जो है वो लुढ़केगी बोतल, तो बोतल के नीचे आप कोई कप या कटोरी में करके आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए। और जो ढक्कन आपने पीछे से खोला था तली उसकी, उसको भी ढक दीजिए, क्योंकि नहीं तो उसमें जो है वो बर्फ के जो टुकड़े आ जाएंगे, क्रिस्टल्स, तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो अब इसके बाद इसको रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब 7-8 घंटे जब अच्छे से इसमें जम जाए तो निकाल लीजिए।
कोशिश करें कि वैसे ही निकल आए, नहीं तो भाई हमने कहा ना प्लास्टिक की बोतल तो अब बर्बाद हो चुकी है, तो उसको साइड से आप काट के पूरी निकाल लीजिए, एक लंबा सा बेलना का रोल बन जाएगा। हाँ। उसके बाद आप स्लाइस काटिए, बीच में चारों तरफ सफेद और बीच में ऑरेंज की जो स्लाइस आएगी बहुत सुंदर लगेगी। तो आप इसको आधे आधे सेंटीमीटर का काट के सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दिखने में जितना अच्छा बहुत लगेगा, सुंदर खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा और देखते ही आपका मन ललचा जाएगा जी। ऐसी चीजों को खाने के लिए। हमारे एक सुनने वाले ने लिखा भी है कि क्या? गर्मियों में छाछ, कैरी की छाछ, इमली, गुड़, अमल वाला पानी, ऐसी चीजें पीते रहने चाहिए, तो इससे, और बील का रस भी पीना चाहिए। जी। तो बिल्कुल सही बात है, आप घर में आइसक्रीम बनाइए, ठंडे पेय पदार्थ बनाइए, और कुछ शरबत ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ शरबत ऐसे हैं जिन्हें आप बनाकर तुरंत ही पी सकते हैं। बिल्कुल। तो जरूर उनकी रेसिपी हम अगली बार साझा करेंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, इजाजत लेने का समय है। चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।